हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल वत्स गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो मैंने अर्थक्वेक रेजिस्टेंस एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के थर्ड पार्ट बनाया है, एमसीक्यू का सेट। अब मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिया था। 6 अक्टूबर 2020 को एग्जामिनेशन है, तो 2 पार्ट अपलोड करके ये तीसरा पार्ट उसका बनाया है। क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा था, आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मुझे 3 पार्ट में वीडियो बनाना पड़ा है। और कुछ बच्चों का ये दिक्कत आ रहा था कि उनके वीडियो पूरा देख नहीं पा रहे थे, मतलब उनका कट रहा था पिक्चर। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लैंडस्केप मोड में करें, पूरा फुल स्क्रीन में आप देखें तो पूरा क्लियर आएगा। तो अब ज़्यादा लेट नहीं करते हुए मैं अपना स्क्रीन शेयर करके और वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो यह मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है टाइप ऑफ इरेगुलरिटी इन बिल्डिंग्स। तो पहला ऑप्शन है वर्टिकल, बी है हॉरिजेंटल, बोथ और नन ऑफ दीज। तो वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बिल्डिंग इज सेड टू बी रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन अंडर विच क्राइटेरिया। तो पहला है सिमेट्रिक इन शेप एंड साइज, सेकंड है यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूटेड, थर्ड है टोटल लोड मस्ट गेट लोड पाथ। तो ये सारे क्राइटेरिया हैं बिल्डिंग को रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। तो सारे का ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल द एबव। क्वेश्चन नंबर 3 है वर्टिकल इरेगुलरिटी नॉट इंक्लूड ए चेंज इन ज्योमेट्री, चेंज इन स्टीफनेस, चेंज इन लोड पाथ, चेंज इन स्ट्रेंथ। तो जो सी ऑप्शन है चेंज इन लोड पाथ वो नहीं होगा। क्यों? और बाकी के 3 ऑप्शन, ये मैं नॉट बार बार बोलता हूं आपको कि नॉट वर्ड में जहां वो यूज कर रहा हूं, इसका मतलब है कि बाकी के 3 इंक्लूड हैं। ठीक है, तो ये सारे इंक्लूड है बाकी के ए बी सी डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 डैमेज इन कॉलम नॉट इंक्लूडेड, डैमेज ड्यू टू बकलिंग, डैमेज ड्यू टू ग्राउंडिंग, डैमेज ड्यू टू शियर फेलियर, डैमेज ड्यू टू फ्लोटिंग कॉलम कंसेप्ट। तो यहां पे भी सेम बात है कि ये तीनों इंक्लूड करता है डैमेज, मतलब ये डैमेज इन कॉलम, ये ए सी डी जो है, बकलिंग, शियर फेलियर और फ्लोटिंग कॉलम कंसेप्ट का जो डैमेज है, ये तीनों इंक्लूड करता है। नहीं का कौन सा करता है? ग्राउंडिंग। तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 बेंडिंग मोमेंट नियर द सेंटर ऑफ स्पैन ड्यूरिंग डैमेज इज स्लैब इज कॉल्ड। ऑप्शन है सैगिंग डाउनवर्ड, हॉगिंग अपवर्ड और स्ट्रिपरप्स और स्प्लिसिंग। तो ऑप्शन ए सही है, सैगिंग डाउनवर्ड सॉरी। जो सेंटर पे, स्पैन के सेंटर पे जो बेंडिंग मोमेंट लगता है वो सैगिंग उसको बोलते हैं, और जो टॉप पे लगता है अगला क्वेश्चन उसी पे है। क्वेश्चन नंबर 6 बेंडिंग मोमेंट एट द टॉप ऑफ स्पैन ड्यूरिंग डैमेज इन स्लैब इज कॉल्ड। 4 ऑप्शन है, तो मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूं। हॉगिंग इसका ऑप्शन होगा, हॉगिंग अपवर्ड। ये कभी कभी अपवर्ड और डाउनवर्ड जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए 2 बार लिख देते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया है कि आप कंफ्यूज ना हो अपने एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7 इनर्शिया फोर्स इन बिल्डिंग एक्ट इन ए डायरेक्शन टू अर्थक्वेक फोर्सेस। ये मतलब पैरेलल होता है, अपोजिट होता है, डायगोनल होता है या इक्वल होता है? तो अपोजिट होता है, डायरेक्शन जो है इसका अपोजिट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट पेज में चलते हैं। विच इज नॉट कॉमनली यूज्ड जैकेटिंग मटेरियल्स। जैकेटिंग भी एक इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देख लेना। मैंने इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिया है, मटेरियल दे दिया है। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन देखते हैं रेनफोर्स्ड कंक्रीट, स्टील, एफआरपी, इपॉक्सी। तो यहां पे भी ध्यान देने की बात है कि नॉट वर्ड यूज किया गया है। तो बाकी जितने भी हैं रेनफोर्स्ड कंक्रीट, स्टील और एफआरपी, ये तीनों कॉमनली यूज करते हैं मटेरियल के तौर पे। इपॉक्सी जो है नहीं करते हैं, तो आंसर इपॉक्सी है। क्वेश्चन नंबर 9 फुल फॉर्म ऑफ एफआरपी। अभी आपने देखा था एफआरपी एक मटेरियल यूज करते हैं जैकेटिंग मटेरियल के रूप में, तो एफआरपी का फुल फॉर्म भी आ सकता है। तो कंफ्यूज करने के लिए फायर्ड रेनफोर्स्ड पॉलीमर, फील्ड रेनफोर्स्ड पॉलीमर, फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर और लास्ट में फाइबर रेगुलर पॉलीमर। तो इस तरह के ऑप्शंस रहेंगे जो कंफ्यूज मिलते जुलते टर्म्स रहेंगे। तो ऑप्शन सी जो है वो उसको याद रखना है, फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर सही है। क्वेश्चन नंबर 10 स्प्लिसिंग रेनफोर्स्ड इन बीम्स इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ। तो इसका ऑप्शन है स्टीरप्स, लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकल बार्स, शियर, हॉरिजेंटल बार्स। तो स्टीरप्स जो है ए जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 11 डायफ्राम इज अनदर नेम ऑफ डैश, गुड स्लैब्स, थिक स्लैब्स, थिन स्लैब्स और वाइड स्लैब्स। तो थिन स्लैब्स होता है, थिन स्लैब इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 शियर वॉल्स हेल्प्स इन रेसिस्टिंग फोर्सेस। तो कौन सा फोर्स को रेसिस्ट करता है? यूनिफॉर्म, शियर, लो, हाई।
तो यहां पे शियर फोर्स को रेसिस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 13, स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर शुड बी डैश अलोंग द हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो जो स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, अलाइंड होगा, यूनिफॉर्म होगा या पैरेलल होगा, तो यूनिफॉर्म इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ लैटरल टाइज एट कॉलम्स एंड शुड बी डैश अर्थक्वेक रेसिस्टेंस मेंबर। तो इक्वल होगा, अपोजिट होगा, मोर होगा या लेस होगा, लेस होगा। तो इस तरह का ऑप्शन रहेगा मिलता जुलता, इक्वल, मोर, लेस, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 15, फेनोमिनन अंडर विच द लॉन्ग कॉलम बेंड आउटवर्ड ड्यू टू एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड डैश। बकलिंग होता है। बकलिंग का ये मैंने डेफिनेशन हुआ है, बताया है। बकलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। ये चारों टर्म्स जो है, बकलिंग, ग्राउंडिंग, पाउंडिंग, शियर, ये चारों इंपॉर्टेंट है। अगला पाउंडिंग का डेफिनेशन है क्वेश्चन नंबर 16, कॉलिजन ऑफ टू एडजेसेंट बिल्डिंग्स हैविंग different story having story height and inadequate lateral spacing is pounding। ऑप्शंस मैंने नहीं पढ़ा, सेम था। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, विच इज नॉट अ डिजास्टर फेज। अब डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन आने शुरू हो गए। डिजास्टर मैनेजमेंट भी एक इंपॉर्टेंट यूनिट है आपका, सेपरेट यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, डिजास्टर फेज इसमें से कौन सा नहीं है। तो प्री डिजास्टर फेज, प्रेजेंट डिजास्टर फेज, पोस्ट डिजास्टर फेज और इमरजेंसी डिजास्टर फेज। तो इसका ऑप्शन बी जो है प्रेजेंट डिजास्टर फेज, ये नहीं होता है। प्री, पोस्ट और इमरजेंसी ये तीनों तरह के डिजास्टर फेज होते हैं। इन तीनों को याद रखना है, क्वेश्चन में कोई एक आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, प्री डिजास्टर इंक्लूड। अब प्री डिजास्टर के अंदर में बहुत सारे टर्म्स होते हैं कि कौन कौन सा फेज होता है। तो रिस्क एनालिसिस, प्लानिंग, मिटिगेशन, ऑल द एबव। तो ये सारे होते हैं, रिस्क एनालिसिस भी होता है, प्लानिंग भी होता है, मिटिगेशन भी होता है। तो ऑल द एबव सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इमरजेंसी फेज इंक्लूड्स। सेम टाइप का क्वेश्चन है, डिजास्टर रेस्क्यू, रिस्क एनालिसिस, प्लानिंग, मिटिगेशन। तो आपको लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि प्री फेज में रिस्क एनालिसिस, प्लानिंग, मिटिगेशन आता है। तो यहां पर डिजास्टर रेस्क्यू जो है इमरजेंसी फेज में आता है। क्वेश्चन नंबर 20 भी सेम टाइप का है, पोस्ट फेज इंक्लूड्स रिस्क एनालिसिस, प्लानिंग, रिहेबिलिटेशन और रेस्क्यू प्लान। तो सी जो ऑप्शन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 20, रिहेबिलिटेशन इंक्लूड्स रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन, सोशल रिहेबिलिटेशन और ऑल द एबव। तो सही, सब के सब सही है। ये ऑल द एबव मैं बार बार यूज करता हूं कि आप तीनों जो ऑप्शंस हो या 4 ऑप्शंस हो, आप चारों याद रखो, कोई एक पे डिपेंड मत रहो। क्वेश्चन नंबर 22, द एक्शन ऑफ रिड्यूसिंग द सिवियरिटी, सीरियसनेस और पेनलेस ऑफ समथिंग। तो इसका ऑप्शन होगा मिटिगेशन, रेस्क्यू, कैजुअलिटी, ट्राइएज। तो मिटिगेशन इसका सही जवाब है। ये मिटिगेशन का एक तरह से डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 23, when number of casualties is large, the casualties are rescued treated by order of priority. The selection of priority is called, तो इसको बोलते हैं ट्राइएज। डेब्रिज क्लियरेंस ऑप्शन में है, कैजुअलिटी मैनेजमेंट है, डिजास्टर रेस्क्यू है और ट्राइएज है। चारों इंपॉर्टेंट टर्म है, ये ट्राइएज का डेफिनेशन है। Dash measures are those that eliminates or reduce the impact and risk of hazards through proactive measures taken before an emergency or disaster occurs। तो इसका ऑप्शन है रेस्क्यू, कैजुअलिटी, डिजास्टर मिटिगेशन। डिजास्टर मिटिगेशन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 25, डैश में बी टर्म्ड एज ए सीरियस डिसरप्शन ऑफ फंक्शन ऑफ सोसाइटी कॉजिंग वाइड स्प्रेड लॉसेस। तो ये डिजास्टर का डेफिनेशन है, तो बी ऑप्शन सही है, डिजास्टर। क्वेश्चन नंबर 26, डस्टर रिस्क इक्वल टू, जो दो टर्म है वो उसके मल्टीप्लीकेशन होता है। तो ऑप्शन में हैजार्ड, डिजास्टर, मिटिगेशन, हैजार्ड, हैजार्ड वल्नरेबिलिटी और मिटिगेशन हैजार्ड। तो सी ऑप्शन सही है। 27, रेस्क्यू वर्कर कैन हेल्प इन। रेस्क्यू वर्कर कौन सी चीज में हेल्प कर सकता है? सर्च एंड रेस्क्यू वर्क, गिविंग फर्स्ट एड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीफ मटेरियल, ऑल द एबव। सारे काम रेस्क्यू वर्कर करते हैं, सब में हेल्प करते हैं। इसके बाद है रिमूवल एंड डिस्पोजल ऑफ रबल, लैंड स्लाइड्स,
wreckage and other materials which blocks the performance of emergency response function is called dash debris clearance, casualty management, disaster rescue, triage। तो debris clearance का ये डेफिनेशन है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, ये पूरा थ्योरी पार्ट है, कई बार डेफिनेशन ही पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, DRM एक वर्ड है, DRM डिजास्टर मैनेजमेंट में, उसको क्या कहते हैं? तो डिजास्टर रीजनल मैनेजमेंट कहते हैं, डायरेक्ट रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं, या डायरेक्ट रिस्क डिस्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। तो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इसका सही है। डिजास्टर मैनेजमेंट आपको पता है एक वर्ड रिस्क है जो कि आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30, इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर रेस्क्यू ऑपरेशन। तो डंपर्स, लैडर्स, गैस कटर, कई सारे इक्विपमेंट्स यूज करते हैं। तो मैंने यहां पे 3 ऑप्शन दिया था और ऑल द अबव है, कोई भी एक आ सकता है। तो यहीं तक था क्वेश्चन नंबर 30, इससे ज्यादा नहीं बनाया मैंने। दोनों आपके तीनों पार्ट बल्कि कंप्लीट हो गए हैं और बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत की, पूरे रात लगे हुआ है, आपके फिल्टर करता रहा, क्योंकि कंटेंट मुझे बहुत ज़्यादा नहीं देना था आपको कि बहुत ज़्यादा 500,000 क्वेश्चन दे दिया और आपके पास टाइम है नहीं, वो 500,000 रट लो, क्योंकि रटना सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है कि आप कंसेप्ट अपना क्लियर रखो, बाद में वीडियो देखो, जहां पे जो कुछ मिस हो चुका है वहां पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। मेरे मान लो क्वेश्चन टाइप का देने का मतलब यह है कि जैसे ही मैंने क्वेश्चन बताया आपके माइंड में आंसर आ जाना चाहिए कि ये ऑप्शन है। अगर गलती हो रहा है तो उसको फिर से रिव्यू करो। तो यहां पर जब मैं वीडियो बनाता हूं तो ये सोच के बनाता हूं कि आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो, तभी आपका मेरा जो ये वीडियो है बहुत फायदा होगा। अदरवाइज सिर्फ आप इसलिए देख रहे हो कि मतलब 30-40 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन आएंगे, दे रहा हूं मैं, उसमें से 20-25 या 30 आ जाएंगे, तो फिर ठीक है, हो सकता है कि 15-20 आ जाएं, कभी कभी नहीं भी आ सकते हैं, लक अच्छा रहा फिर तो लक पे डिपेंड कर जाएगा। तो मेरा ये आपसे सुझाव है, सजेशन है कि आप प्रिपेयर रहना चाहिए। मान लो इस एग्जाम में अगर नहीं प्रिपेयर हो तो भी ठीक है, वीडियो सारे देख लो, लेकिन आगे से आप प्रिपेयर रहो और लास्ट टाइम में फिर ये वीडियो देखो और रिवाइज करो वीडियो के साथ। तो यहीं तक था वीडियो, ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी सबके साथ शेयर कर दो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए। तो थैंक यू, जय हिंद। वीडियो एंड करता हूं।